अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, 5 अगस्त नहायत अहमियत का दिन है। पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी और पाकिस्तानी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। ये दिन इसलिए भी बहुत अहम है कि भारत ने आज ही के रोज़ आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया था। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक और मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी सियासी तौर पर अगर देखा जाए या उनकी सियासी जमात के हवाले से देखा जाए तो 5 अगस्त बड़ा अहमियत का दिन है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसी हवाले से पेशावर में जलसा भी किया है, रैलियाँ भी उनकी जानिब से निकाली गई हैं। 3 साल मुकम्मल हो गए बानी पीटीआई इमरान खान की कैद को, इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये एहतजाज किया गया है। जो ऐलानात हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये दरख्वास्त बड़ी अहमियत की हामिल है कि मुलाकात करवाई जाए नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से। और ये जो मुलाकात है इसमें वो चाहते हैं कि खान साहब को भी कुछ समझाया जाए, उनसे भी कोई बात मनवाई जाए, और ज़रूरी भी है कि अगर चाहते हैं कि मामलात बेहतर तरीके से चले, निज़ाम बेहतर तरीके से चले, तो खान साहब से हमारी मुलाकात ज़रूरी है, हम उनसे कुछ बातचीत करें और उनकी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हम तक पहुँचे। और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इस वक्त के लीडरान हैं वो खान साहब को करीब से न जानते हैं, ना उनकी सोच को समझते हैं, ना उनसे कोई चीज़ मनवा सकते हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी की जो टसल जारी है उस पर भी बात करेंगे। नए सूबों की जो बहस चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे। रान साहब, आगाज़ का नेशनल डायलॉग कमेटी की जो दरख्वास्त आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर किया, सवाल मेरा ये है कि अगर किसी भी दरख्वास्त के बगैर इसी नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द की कोट लखपत जेल में जब चाहे मुलाकात हो जाती है, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी नेशनल डायलॉग कमेटी के वफ्द को दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये मुलाकात आपको होती दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा जी। जो कोट लखपत जेल में मुलाकात थी वहाँ के लीडर और जो अडयाला में है उसमें बड़ा फ़र्क है। ठीक है, मैटर करता है अडयाला, ठीक, फैसले का इख्तियार है अडयाला, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, मुज़ाकरात का इख्तियार है अडयाला, ठीक है। अगर अडयाला से एक खबर बाहर निकल आती है, अडयाला से ये पैगाम निकल आता है, जनाब सब अच्छा है, जाओ जाके मुज़ाकरात करो, मैं उन तमाम चीज़ों पे राज़ी हूँ जो आप मुझे बता रहे हैं, तो उसके बाद और कोई मैटर करेगा ही नहीं शख्स। ठीक है, कोई भी शख्स मैटर नहीं करेगा। वो पार्टी का बड़े से बड़ा अहदेदार है, पार्टी का छोटे से छोटा अहदेदार है, ठीक है, कोई असीर है या नहीं है, एक बात ज़हन में रखिएगा। इसलिए कोट लखपत जेल में जितने लोग कैद हैं उनकी फैमिलियों की उनसे मुलाकात हो जाती है, उनकी बीमारी पर किसी न किसी को अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर मीडिया भी पहुँच जाता है, वहाँ पर फुटेज भी आ जाती है, लेकिन बानी तहरीक-ए-इंसाफ को अगर अस्पताल भी ले जाना हो तो मीडिया को उस वक्त पता चलता है जब अस्पताल से वो वापस आ गए, बताया उस वक्त जाता है। और इसलिए मुलाकात तो मुमकिन उसी सूरत में होगी जब मुलाकात करवाने वाले चाहेंगे कि ये मुलाकात हो जाए और वो चाहेंगे कि वाकई मामला जो है सेटल हो जाए। आज एक बड़े मारूफ तरीन तजियाकार साहब ने तो यहाँ तक दावा किया है कि एक बड़ी हुकूमती इक़्तिदार में बैठी शख्सियत के हवाले से कि उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, ठीक है, मारूफ तरीन तजियाकार ने, एंकर्स ने यह दावा किया। दावे बहुत से लोग भी करते हैं लेकिन आज आप गौर करें कि बैरिस्टर सैफ जो मशहूर है मुलाकातें करने के हवाले से जी, उनकी तरफ से पिटीशन है। हाँ जी, वो भी शामिल है, फवाद चौधरी साहब की तरफ से है। और अगर नेशनल डायलॉग कमेटी जो है वाकई उसकी पिटीशन को इंटरटेन करना हुआ तो फिर मुलाकात के लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। आज पीटीआई ने एक अच्छा शो किया है, बड़ा शो किया है। इस शो के बाद भी कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी, आज के ऐलानात भी आपके सामने है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है, एक दिन पहले एक लाहौर में एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में भी नेशनल डायलॉग कमेटी के बहुत से लोग मौजूद थे, ठीक है, उसमें सीनियर तजियाकार भी थे। जो सारी चीज़ें मुतफ़िका तौर पर जो बात हुई कि इस सिस्टम को चलाने के लिए, जमहूरी सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए, सूबों पर तमाम सियासी जमातों को राज़ी होना चाहिए। देखें, तहरीक इंसाफ राज़ी है, हमारे कल के प्रोग्राम में वाज़े का
आपने सुन लिया था, उस पर भी कहा बानी तहरीक इंसाफ का वो जो बयान है जो वायरल हो रहा है वो भी सामने है। जी जी। इसी तरह सब इस पे एग्री हैं कि होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ना बड़ी मज़ेदार हो रही है। आज मेरी किसी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, तो वो किसी की हमायत में बोल रहे, कह रहे जी इंतज़ामी यूनिट। मैंने कहा जी इंतज़ामी यूनिट और नए सूबे, इसमें फ़र्क क्या है? मैं मुझे फ़र्क बता दें। इंतज़ामी यूनिट होगा, उसका एक हेड होगा, उसके नीचे एक कबीना होगी, वो फलां फलां को जवाब दे होंगे। तो सूबा में क्या फ़र्क है? वहाँ पर भी एक हेड होगा ना, वज़ीर आला होगा। आप उसे इंतज़ामी यूनिट को किस नाम से देंगे? क्या वो इंतज़ामी यूनिट जवाब दे? एक सूबे के अंदर 10 इंतज़ामी यूनिट बनते हैं, और अगर वो एक ही वज़ीर आला को जवाब दे हैं तो फिर इस इंतज़ामी यूनिट का फ़ायदा क्या? फिर वो तो पहले भी डिवीज़न बनी हुई है, लाहौर डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, फलां डिवीज़न है, फलां डिवीज़न है। ये बात हो रही है अलहदा बजट की, ये बात हो रही है बिल्कुल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की। अच्छा, अब ना वो पंजाबी कहते हैं कान इधरों नहीं भरना, इधरों भर लो। अब कुछ लोगों ने ना ये एक आज से बाकायदा कैंपेन शुरू की है जी, इंतज़ामी यूनिट पे हम तैयार हैं लेकिन सूबे नहीं बनने देंगे। वो किन को पागल बना रहे हो? पहली बात है, सूबे क्यों नहीं बनने देने? सूबे बनने से क्या ये सूबे किसी और मुल्क के बनने हैं? क्या ये सूबे, इन सूबों पर किसी और मुल्क से आके किसी ने हुक्मरानी करनी है? सूबे बनेंगे, इन्हीं सियासी जमातों के लोगों ने इलेक्शन लड़ना है ना जी। तो जो जीतेगा वो आ जाए। इसमें तो कोई फिक्र वाली बात नहीं होनी चाहिए। जब आपकी जड़ें अवाम में हैं, जब आप अवाम में मौजूद हैं तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर आप अवाम में नहीं हैं और आप इस बहाने से ये चाहते हैं कि जिस तरह दो बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे के दस्तों के रिवा हैं, एक दूसरे में खुल डुल के बात कर रही हैं, तो अगर आप वैसे ही चाहते हैं तो उस वैसे का तजर्बा तो मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया है, वाज़े बता दिया है कि ये भी बता दिया कि इसके बाद भी अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो यही होता रहेगा। बिल्कुल। और ये बात मैंने या साकिब बशीर साहब ने नहीं की, हमजा तार साहब आपने नहीं की, ये बात पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वजीर ने की है, और उस वजीर ने की है जिसको अभी तक किसी की जुर्रत नहीं पड़ी को ये कहे कि जनाब नजरअंदाज कर रहे हैं राणा साहब। नजरअंदाज, देखिए उनकी पॉलिसी है कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं। कितना बड़ा दिल चाहिए होता है नजरअंदाज करने के लिए। उन्होंने नजरअंदाज किया कि उन्होंने नजरअंदाज किया। ये बात छोड़ दें, फिर इजाजत नहीं है हमें कुछ बोलने की, तो हम जितना बोल सकते हैं उतना ही बोलेंगे ना। तो बड़ी बड़ी सीधी सी बात है। तो ये एक सारी चीज़ें जो है ना, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, अगर मुलाकात, बात चली थी मुलाकात पे जी, अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर उसके बाद मुलाकातें नहीं रुकेंगी। ठीक है। अगर एक नेशनल डायलॉग कमेटी की मुलाकात हो गई तो फिर मुलाकातें नहीं रुकेंगी। अगर इनकी भी मुलाकात ना हुई तो फिर नेशनल डायलॉग कमेटी कहाँ खड़ी है? फिर एक सवाल आएगा, ये नेशनल डायलॉग कमेटी जो ये दावा करती है कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, जिसमें बड़े बड़े नामवर शख्सियात अपनी तरफ से दावे मुख्तलिफ करती हैं, फिर ये नेशनल डायलॉग कमेटी कहाँ खड़ी होगी? फिर इस नेशनल डायलॉग कमेटी की क्या अहमियत होगी? जीरो होगी ना। फिर उनको आप ये ले सकते हैं कि किसी एक शो में लेके 2 दिन 3 दिन उनकी शो में चूरन बिकेगा, फिर उनका चूरन भी नहीं बिकेगा। ये भी नेशनल डायलॉग कमेटी के लिए, उनके लोगों के लिए आखिरी चांस है। उनका जो चूरन बिकता है ना, किसी का भी, मैं चूरन कह रहा हूं कि मतलब उनकी खबर बिकती है, जी, उनकी अहमियत होती है, तो फिर अगर आज भी उनकी मुलाकात, इस भी मुलाकात नहीं होती तो मजे वाली बात पता क्या होगी? तहरीक इंसाफ का बयानिया जीत जाएगा। फिर जिस तरह फार्म 47 पे उनका बयानिया जीत गया और वो हीरो बन गए, मजीद हीरो बन गए, हीरो थे मजीद हीरो बन गए कि उन्हें कहा, यार उन्होंने कहा हम तो नहीं कह रहे थे, पीपल्स पार्टी कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, नून लीग को ऐसे है, नून लीग पीपल्स पार्टी को कह रही है। अच्छा, इसी तरह आप आगे आ जाए। अगर नई मुलाकात होती तो फिर तहरीक इंसाफ के जनाब हमें बताएं, चले आप तो एक गैर मुतनाज़ा थे, आपने तो बाहर आके कोई टॉक भी नहीं करनी थी, आपने तो बाहर आके कुछ, अगर मुलाकात हो गई तो फिर मैं आपको बता दूं, फिर दरवाजे खुल गए। फिर साकिब साहब भी जाके मिलके कहेंगे खबर दे दियो जनाब, तो फिर मैं भी जाके कह लूँगा ये बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, ये नेशनल डायलॉग कमेटी के से जो दरख्वास्त सामने आई है, आपको इस दरख्वास्त के बाद मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है? साथ ही लिंक कर लीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को। आज के जलसे के बाद आपको लगता है कि कोई नरमी होगी? अच्छा, एक तो नेशनल डायलॉग कमेटी जो है उसकी पटिशन मैंने पढ़ी, मैंने कहा कि क्या उसमें मुख्तलिफ लिखा हुआ है, तो उसमें एक ही पैराग्राफ जो है वो, बाकी तो सारी कहानी उन्होंने लिखी हुई है कि इस तरह है, इस तरह फलां केसेस में वो हैं। तो उन्होंने कहा जी हम जो वो इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं
और उनको जिस जो है वो अज़ियतनाक सूरत हाल में रखा गया है और उसमें बड़ी तशवीश पाई जाती है, तो इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी फैमिली की मुलाकात भी नहीं हो रही, तो मुलाकात की इजाज़त दें। तो आज बड़ी टॉक शॉक भी की उन्होंने, वहाँ पे बात की, और मैंने सवाल रखा उनके सामने कि जो इमरान खान साहब की बहनें हैं, फैमिली है, सबसे पहले उसका हक होता है ना। तो पिछले 7 माह से उनको मुलाकात भी नहीं करने दी गई और उनको अदालतों से भी इजाज़त नहीं मिली, या मिली भी है तो उस पर अमल नहीं हुआ, तो आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने आगे से मुस्करा कर जो है वो जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें आप पीटीआई ना समझें, हम जो है वो नेशनल डायलॉग कमेटी हैं, और जो हम आए हैं अदालत के सामने इसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। और दूसरी बात जो इशारे कनाए में जो उन्होंने की बाद में, वो यही थी कि आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर अदालती रस्ते के ज़रिए जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसकी मुलाकात हो सकती है इमरान खान साहब से। बैरिस्टर सैफ साहब से भी यही बात मैंने पूछी, उन्होंने कहा जी पहले होती थी मुलाकातें, अब जो है वो हम अदालत के ज़रिए जाएंगे। और तो मैंने एक और सवाल रखा कि इमरान खान साहब से कोई मिला नहीं है, 7 महीने हो गए हैं, उनके मेडिकल इश्यूज, आँख का मामला, ये वो सारे, जब वो आप जाएंगे तो वो तो मतलब पहले अपनी बात करेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है मेडिकल। तो आप तो कह रहे हैं हम सूबों को और जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा आप रास्ता जो है वो अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलने दें, तो फिर आप देखिएगा कि रास्ते कैसे बनते हैं। और बड़े होपफुल थे कि हम जो है वो रास्ता बना लेंगे। और वो उनका पॉइंट वैसे मेरे ख्याल में उनका पॉइंट ये ठीक ही था। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने भी कोशिश की है ना, 3 साल वो नहीं कर सके, तो अब हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, तो हम कोई रास्ता जो है वो निकालने की तरफ जाएंगे कि रास्ता कोई निकल आए। पीटीआई की जहाँ तक बात है, जलसा तो आपको पता है पीटीआई जो है वो पॉपुलर जमात है, लोग उसके पीछे हैं, उनके जलसों में आते रहे हैं, आते रहेंगे। मसला ये है कि उसका इम्पैक्ट की बात जो आपने की कि क्या उनके कोई स्पेस मिलेगी या कोई हाथ हल्का होगा या कोई इस किस्म के मामलात होंगे। हाथ हल्का तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। जब आप मुज़ाहमत की तरफ जाते हैं तो मुज़ाहमत के करेंगे तो आगे से भी मुज़ाहमत ही होगी। आप ये कहें कि उसमें रास्ता निकलेगा, हाँ, मुज़ाहमत से मफाहमत का रास्ता निकलता है। यानी कि जो एक स्ट्रेटजी आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पीटीआई के अंदर या जो उनकी जो अचकज़ई साहब वगैरह लोगों के अंदर, ज़हनों के अंदर मौजूद है कि एक तरफ जब प्रेशर होगा हुकूमत पे, तो उस प्रेशर में बात हम करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, उनके सामने जब वो अपने मुतालबात रखेंगे तो उसका असर कुछ और होता है। और बिल्कुल बगैर एहतजाज के और बगैर मज़ाहमत के अगर हम उनके सामने जाकर बैठ जाएंगे तो उसका कुछ असर नहीं होने वाला। तो बज़ाहिर मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर है वो बढ़ाया जाए हुकूमत पर, और वो एहतजाज के ज़रिए, लॉन्ग मार्च के ज़रिए होगा, जो एक्टिविटी है वो उसके ज़रिए होगा। पीटीआई की जानिब से जिस किस्म के बयानात जलसे में आए हैं आज, वो यही कि हमने पिछले 3 साल बहुत सब्र किया, बहुत कोशिश की कि बैठ के मामलात हो जाएं, तो हमारी इस कोशिश को कमज़ोरी समझा गया। तो अब देखना ये है कि पीटीआई पहले से कितनी मुख्तलिफ अंदाज में आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज के लिए हमें नज़र आएगी, फिर उसके इम्पैक्ट पे हम जो है वो बात करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है राना साहब, एक बड़ा अहम मामला है और ये मामला पंजाब पुलिस से रिलेटेड है। गाज़ियाबाद थाने की हम बात कर लें, थाना टाउनशिप के हवाले से जो चीज़ें सामने आई कि चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार 2 ख़वातीन जो थीं वो दम तोड़ गईं। जो पूरी स्टोरी है उसके अंदर जो पुलिस का मौक़िफ़ है वो ये है कि ये चूँकि मनशियात के इस्तेमाल की वजह से, ओवरडोज़ की वजह से ये मामला हुआ। फिर आज फिर सहाफ़ी के साथ जो मामला पेश आया है और वो कवरेज कर रहा था और थप्पड़ मारे गए हैं, जिस तरह से घसीटा गया है, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। उससे पहले अटर्नी जनरल के घर वाला मामला था। ये सारी चीज़ें क्यों ऐसी अचानक से सामने आ रही हैं और ये रवैया क्यों तब्दील नहीं हो रहा? 78 बंदे एक थाने के जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, फिर भी फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा देखें, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है जी। वज़ीर आला पंजाब ने बेइंतहा सहूलतें दी हैं पुलिस को जी। हुकूमत की तरफ से पुलिस को मेरिट पे फैसला करने और सहूलतें देने में बिल्कुल खुल डुल के नहीं कहा गया। पुलिस के लिए इंतहाई फेवर दी गई। मैंने देखा मरियम साहिबा ने इस पर उन्हें इनकी यूनिफॉर्म से लेकर उनकी तनख्वाहें, उनके दीगर मामलात में बेइंतहा किया। जी। लेकिन अब सवाल उठता है
कि ये सारे वाक़यात एक ऐसे शहर में हो रहे हैं जिस शहर के अंदर एक वाक़या होता है कि अटॉर्नी जनरल के घर चले जाते हैं, जी जी, ठीक है, फिर वहाँ से DVR ले जाते हैं, हाँ जी, वीडियो ले जाते हैं। ये नहीं कि हमाकत नहीं है, समझदारी है कि सब कुछ डिलीट कर दें, कर देते हैं, वो कर देते हैं और वापस कर जाते वापस कर जाते हैं। जब उन्हें पता भी चल जाता है कि घर किसका है, हैं, गमले तोड़ते गमले हैं जी। तोड़ जाते हैं। उसके बाद जो एक खौफनाक हादसा हुआ, जिस वाक़ये ने हला के रख दिया, वो एक ऐसी खतून जिसके साथ थाने के अंदर ज्यादती हुई, ज़हनी माजूर 19-20 साल की लड़की, ये जमीन फट जाती है जी, उसके साथ थाने के अंदर ज्यादती होती है। उसको ले जाने वाला कोई लेडीज पुलिस वाली नहीं है। जब वो थाने के गेट से अंदर ले जाते हैं, वहां पे खड़ा कांस्टेबल नहीं पूछता। उस थाने के अंदर उसके साथ जो होता है, खुदा किसी के साथ न करे, वहां पर कोई नहीं पूछता। जब खबर निकलती है, एक्शन होता है ना। उस FIR में देखें, जब अपनों को बचाना होता है ना, कुछ करना होता है, DIG साहब ने अपना काम पूरा कर दिया, थाना मुअत्तल कर दिया, बंदा गिरफ्तार कर दिया, सारा कुछ हो गया। अब उस FIR लिखने वाले को कौन गिरफ्तार करेगा? मुअत्तल नहीं, गिरफ्तार जिसने हब्से भेजा की उसमें दफात नहीं डाली जी, जिसने उस बयान को नहीं डाला कि ये लेके कहां से आया, जिसने FIR में इतनी चीजें कम लिख दी, ऐसी FIR लिख दी कि जिसमें साकिब साहब आप तो अदालत को देखते हैं कि मुल्ज़म को किस तरह रिलीफ मिल जाता है। फिर आ जाए, फिर आप एक थाने में 2 खवातीन ज़ेरे हिरासत मारी जाती हैं, मर जाती हैं। मान लिया जी वो मंशियात पीती थी, क्या आपने गिरफ्तार जब किया नहीं पता था? मान लिया सारा कुछ था, क्या वो पुलिस की हिरासत में मरी? पुलिस की हिरासत में सारा कुछ हुआ। पुलिस ये कहती है जी हमने 1122 को जो कॉल की गई थी, फिर 1122 वाले आए, जिस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया तो अस्पताल ने बताया कि दे आर डेड। ये एक उनका मौक़िफ़ है जो वो भी चलाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ जी, बिल्कुल किया। हालत कहाँ ख़राब हुई? थाने में जी, सारा कुछ ऐसा ही हुआ ना। ये चोरी और धोखाधड़ी की दफात में इनको पकड़ा गया था जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो बड़े चोर है ना वो नहीं पकड़े जाते, जो बड़े धोखाधड़ी के मुल्ज़म है ना, जी जी, वो नहीं पकड़े जाते, ना उनको पकड़ने की जरूरत होती है। यहां पे चोरियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन चोर तगड़ा होता है। इस मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी के नाम पर रोजाना धोखे हो रहे हैं। प्रॉपर्टी के नाम पर 50, 60, 70, 100 नहीं, हजारों हाउसिंग सोसाइटियां बनी हैं जहां पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, लेकिन कौन पूछता है? पूछा कभी आपने सुना कोई बड़ा माफिया पकड़ा जाए? जिस पर किसी की तलवार चले वही पकड़ा जाता है, बाकी नहीं पकड़ा जाता। पकड़ी गई, मान ला वो धोखेबाज थी, मान लिया वो चोर थी, जी जी बिल्कुल, वो जवाब देना किस तरह ये हो गया। फिर आज आप आ जाए, चीख रहे हैं सहाफी, अगर आप ये फुटेज दिखा सकें, चीख रहे हैं सहाफी कि ये सहाफी है, वो खुद कह रहा मैं सहाफी हूं जी, वो किसी चले वो आप कहते थे जनाब ये यूट्यूबर है, वो भी सहाफी होता है, वो एक चैनल का सहाफी है, चीख रहा है, उसके साथ जो पीछे करे सहाफी है वो चीख रहे हैं, लेकिन जरा आप उसको मार पड़ते देखें, जी, इस तरह मार रहे हैं कि जैसे इस मुल्क का सबसे बड़ा मुजरम ये है, ऐसे ही है। जैसे इस मुल्क की सबसे बड़ी जो चोरी है इसने की है, सबसे बड़ा जुर्म इसने किया है, ये कर दिया, कोई बात नहीं है भाई। ऐसे हम चूंकि हम सब जो है ना, हम सहाफ़ी हों, हम आम आदमी हों, मैं कह रहा हूँ चाहे कोई पॉलिटिकल वर्कर हो, इस जमहूरी मुल्क में है ना, जमहूरियत हमारा खान साहब वो और कुछ नहीं कर पा रहा है। ये फुटेज में भी देखा जा सकता है कि उस बेचारे ने ना अपने सर पे हाथ रख लिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मेरे सर पे डंडा भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस वक्त मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को बचा लूँ, अपनी जिंदगी बचा लूँ। और उसके पीछे जो लोग आवाजें दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं भाई जी ये सहाफ़ी है जी, भाई जी ये सहाफ़ी है। हाँ जी, कोई सहाफ़ी नहीं जी, क्या है। अब 4 दिन पहले बड़े जश्न मनाए गए थे बड़ी चीज़ों पे, छोटे पे उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या है, छोड़ दें जी, हम सहाफ़ी हैं, हमें मार पड़ना चाहिए क्योंकि हम बोलते हैं, हमें मार पड़नी चाहिए क्योंकि हम जलसे जुलूस दिखाते हैं, हमें मार पड़नी चाहिए क्योंकि हमारी ज़बान से हक अदा होता है, हमें पड़नी चाहिए मार, बिल्कुल मारे हमें, क्यों हम सच बोलते हैं, क्यों सच दिखाते हैं, मारे हमें। लेकिन इसका जवाब दें वो औरत जिसको थाने में ले जाकर ये सब कुछ किया गया, उसका जवाब सिर्फ ये है कि एक थानेदार को बंद कर देना, उसका सिर्फ ये है कि आप एक थाना मुअत्तल कर दें, क्या उनको बुरा और वो उसके बाद बहाल हो जाएंगे? नहीं होंगे बहाल, होंगे बहाल। क्या वहां का मुख्तलका DSP मुअत्तल हुआ? क्या
ये वाक़या खुदा न खास्ता किसी और मुल्क में हुआ था तो आज जनाब चीखों पुकार होती, आज पता चलता जनाब सारा कुछ ही ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं हुआ ना, नहीं होगा। तो आप इस वाक़े को कह रहे हैं, हम तो कहने चले जी हम साफ़ी को पढ़ने वाली मार को ना क्या करेंगे, होते रहना, इसलिए होते रहना कि वो कहते हैं ना, अनाएं जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, दाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, सही कह रहे हैं। ये मुश्किल भी है, लेकिन ये भी देखना है कि जहाँ पर इख्तियार आपको मिला है तो उस इख्तियार का आपने दुरुस्त इस्तेमाल करना है, इख्तियार से तजावुज़ नहीं करना है। साकिब साहब, मैं यही मामला आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ, आप इस पे कमेंट भी करना चाह रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मसला है कि जब बात गुड गवर्नेंस की भी हो रही है, जब बात इख्तियारात की भी हो रही है, जब बात ये भी हो रही है कि मुकम्मल आज़ादी आपको दी गई है कि आपने बग़ैर किसी प्रेशर के फ़ैसले करने हैं, लेकिन ये बग़ैर किसी प्रेशर के बेहतरीन आपने फ़ैसले करने हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे बुनियादी वजह आपको क्या समझ आती है? अफजल साहब, ये माइंड सेट है, जो माइंड सेट जब तक के तब्दील नहीं होगा तब तक आपको ये मसाइल नज़र आते रहेंगे। हमने पहले भी इस पे बात की थी जब ये लाहौर में अटॉर्नी जनरल वाला मामला हुआ था जी। तो ये एक माइंड सेट बन चुका है, और ये माइंड सेट फिर जो है वो कल इन्हीं हुक्मरानों को नुकसान देगा। जिस तरह अटॉर्नी जनरल डायरेक्ट जो है वो उसका निशाना बने हैं, फिर उस पर जिस तरह राणा साहब ने बताया कि कमज़ोर सी FIR कर दी, चलें जी वो ज़मानत पे चले गए हैं, बस बात ख़त्म। पहले आपको याद होगा वो एक और केस आया था जहाँ पे जज के घर में वो चले गए थे जी, वो क्या हुआ जी, अगले दिन उन्होंने ज़मानत करवा ली। ये अटॉर्नी जनरल वाले मामले में अगले दिन ज़मानत करवा ली। जो भी मामला होता है पुलिस के अगेंस्ट, वहाँ वो ज़मानत करवा लेते हैं, बात ख़त्म। महीना 15-20 दिनों बाद हम भी डिस्कस नहीं करेंगे, वो अंदरूनी खाना ही मामला चल रहे होते हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन भी पुलिस की और मुलज़म भी पुलिस के। तो जो जहाँ तक ये सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, मैं बिल्कुल बड़ा एक अफसरदा था कि नहते सहाफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो जिस साइड से भी हो, पुलिस पर भी अगर बाज़ औक़ात कोई ऐसी सिचुएशन बनती है उसको भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई वकील हो, या कोई भी जो एहतजाज करने वाले हों, जो सिचुएशन होती है वो उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में वो उसको रिपोर्ट करते हैं। तो उनके साथ ऐसा रवैया, मैं हैरान हो गया कि अभी तक जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं आई कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माजी में मैं माइंड सेट इसलिए कह रहा हूँ, 2023 में यहाँ पे इस्लामाबाद में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था और मेरे साथ हुआ था, और वो सारे कैमरे भी लगे हुए थे, कैमरे फोकस भी थे। एक अफसर जिस तरह आज बता रहे हैं कि SP भी एक करीब खड़ा हुआ था, इसी तरह वहाँ पे भी एक अफसर साहब आजकल वो CTD के हेड हैं इस्लाम पंजाब में, तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ था, कैमरों ने वो कैप्चर भी कर लिया था। तो वो क्या हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, बस चौथे दिन वो आके उन्होंने कहा जी माजरत करते हैं, बात ख़त्म। इस तरह नहीं होता ना, ये एक लाहा अमल मेरा ख्याल में होना चाहिए। सहाफ़ती तंजीमें भी एक्टिव है। साकिब साहब, यहाँ पे सवाल ये है इन मामलात में, साकिब साहब यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप इस सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, वो हमें याद है। आज जिस तरह भी राना साहब भी बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिस तरह हम वीडियो में आवाज़ें सुन पा रहे हैं कि दीगर जो सहाफ़ी थे वो ये बता रहे थे कि ये सहाफ़ी है। तो सवाल मैं ये आपसे करना चाह रहा हूँ कि उस वक्त जो पुलिस होती है उसको कोई कन्फ्यूजन होती है वैसे, या उनको पता होता है कि ये कौन शख्स है और हम इस वक्त ये रवैया इसके साथ रखे हुए हैं? नहीं होती सर, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होती। मेरा मानना है उस वक्त का वाकया, क्योंकि मैंने खुद भुगता, और आज के वाकये में भी मेरा मानना ये है, राना साहब इतने एक्सपीरियंस है, इनसे आप पूछ लें कि ऐसे मौके पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट इसलिए की जाती है कि कल परसों जब आइंदा हफ्ते जब इस किस्म का मामला होगा, ताकि सहाफ़ी बहुत पीछे रहे। सहाफ़ियों की कोशिश होती है कि हम उस सारे मामले को फोकस करके दिखाएं लोगों को कि हो क्या रहा है, तो सहाफ़ी पीछे रहें कि कल किसी और सहाफ़ी के साथ ऐसा ना हो जाए। ये डर और खौफ उनके दिमागों में डालने के लिए ये किया जाता है, वगरना वहाँ SP खड़ा है, पुलिस वालों को पता है, सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट है, तो क्या अमर माने था कि उसको छोड़ दिया जाता? मतलब वो कह रहे हैं कि ये जर्नलिस्ट है और वो मजीद जो है वो उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि उनको पता नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, और ये कह रहे हैं साकिब साहब 100% पता था, नहीं था तो बता दिया गया था, नहीं था तो बता दिया गया था। लेकिन मैंने फिर कहा हमारा सबसे बड़ा जुर्म ही सहाफ़ी होना है।
आपका भी जुर्म क्या था? लेकिन आपने कोई चोरी तो नहीं ना की, आपने कोई फ्रॉड तो नहीं ना किया। आपका जुर्म भी यही है, मेरा जुर्म भी यही है, हमजा का जुर्म भी यही है, पाकिस्तान के हर शख्स का जुर्म यही है। भाई कवरेज करना हमारा हक है, अदारे की पॉलिसी है, उसे चलाए ना चलाए। हम मुल्क की मफाद के खिलाफ कोई चीज नहीं चलाते। मुल्क की मफाद से, मुल्क से आगे हमें कोई चीज नहीं है, अपनी जान भी हमें मुल्क से आगे नहीं है। तो फिर हमारे साथ ऐसा। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं है, अगर उनको नहीं भी पता था कि ये सहाफ़ी है, फिर भी एक आम शहरी के साथ ये सलूक जो पुलिस है वो नहीं कर सकती है, कानून ये कहता है। आपने सियासी जमातों को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जी, जमहूरिया जी, अगर सियासी जमात का कारकुन गलत कर रहा है उसे पकड़ के ले जाएं, अदालत में पेश करें, उसका रिमांड ले लें, उससे जो आप कर सकते हैं करें, लेकिन सरे बाजार लाठी मारना, आप तशद्दुद नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते हैं। कोई आम शख्स भी है, जो भी है, इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए और फ्यूचर में कोई लायामल भी इस हवाले से तय होना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसे बेमुहार ना छोड़ दिया जाए कि जो चाहे आए वो करें और उसके बाद एक माजरत की जाए और मामले को रफा दफा समझा जाए। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। नून लीग और पीपल्स पार्टी में टसल का मामला है और जो पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद हम नून लीग पे प्रेशर डालेंगे तो दूसरे मरहले में कुछ सीटों का तनासुब तब्दील हो जाएगा, वो तनासुब कुछ तब्दील हुआ लेकिन वो ज़्यादा नून लीग के हक़ में चला गया। तो अब मामला जो है वो जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी उसके मुताबिक तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी उसी तरह हमारे साथ चलती रही है, ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी, इस वक्त यही जो मौजू है ज़ेर बहस है। राना साहब, पीपल्स पार्टी एक प्रेशर डाल रही थी और ये हमने माजी में भी देखा है, बिलावल साहब ने प्रेशर डाला, असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर डाला कि हम जो मैं तकरीर नहीं करूँगा ये बजट सेशन के अंदर। फिर वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट कर दिया, उनको मुबारकबाद दे दी, मामला सेटल हो गए। लेकिन यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी ने तकरीबन वैसा ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन नून लीग ने ज़्यादा सीटें हासिल कर ली अगले मरहले के अंदर। तो नून लीग ने वो प्रेशर तो नहीं लिया यहाँ पर और उन्होंने कहा कि हमारी जो सीटें हैं जो उनको लगती हैं या जो उन्होंने जीती हैं वो उनके पास हैं। अब क्या आगे होगा? खामोशी हो जाएगी वाकई तीसरे मरहले के बाद, क्योंकि दूसरा मरहला ख़त्म हुआ है, ज़रा एक रोज़ हो गया, कुछ खामोशी हुई भी है। मैंने जैन आज एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर से बात की तो उसने ना कहा कि यार मैं तुम्हें एक गाना सुना सकता हूँ, हमारा वो हाल है। अच्छा, मैंने कहा जी कौन सा? कहता इंडियन सॉन्ग है, क्योंकि मैंने उसके दो बोल था तो वो है ना, लाई भी ना गई तेने बाई भी ना गई, जी जी मैंने मारदा जाकर सानू सारा। उन्होंने कहा साढ़े नाल तो वही जी। अच्छा, मैं कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा जी हमें कहा गया आधी मिल जाएंगी। अच्छा, कहता सानू भी देता चौथा हिस्सा। कहता उसके बाद जितना हम बोले हैं उतना ही हमारे साथ हुआ है। कहता जितना हम बोले हैं उतना ही हमारे साथ हुआ है। अच्छा। मैंने कहा अब क्या करना है? कहता है यार 2 मीटिंग हमारी हो गई, 2 मीटिंगों में हमें बड़ी तसल्ली दी गई, चले कुछ ना करते उस पर कमीशन बना देते, हमें कुछ तो तसल्ली रहती ना, कुछ तो हमारी इज्जत बची रहती। तो मैंने कहा अब आगे क्या करना है? उसने बड़ी मजे वाली बात की, उसने कहा कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, हम एक दूसरे के खिलाफ होते हुए भी करारदाद के हक में वोट देंगे। मैं कहा ये कैसे खिलाफ है आप? ये कौन सी करारदाद है जिसके हक में आप वोट देंगे? तो उसने आगे से कहा जो हक च नहीं देंगे तो फिर असी गिनती साड़ी ना शुरू हो जाए। उनका साढ़े लो होएगी तो सोच नहीं सकते। कल का दिन जो है ना इस मामले में बड़ा अहम दिन होगा और कल का दिन होगा साकिब बशीर साहब का ना। अच्छा, इसलिए कि अगर कल अदालत से कोई ऐसा फैसला आ जाता, हुक्म आ जाता है सदर पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पर करें, तो फिर सदर साहब का एहसान कोई ना होगा, फिर सदर साहब का एहसान कोई ना हुआ, फिर अदालती हुक्म की पैरवी हुई। हाँ जी, ठीक है। अगर अदालत से हुक्म नहीं आता और उससे पहले या हुक्म से पहले सदर साहब साइन करके भेज देते हैं, तो हमारा प्रोग्राम है रात को किसी वक्त भी साइन हो सकते हैं ना जी जी, तो फिर मामला कुछ और होगा। कल के फैसले पे भी पीपल्स पार्टी की सियासत जो है उसका अमल। एक बात आप ज़हन के हर कोने में बिठा लीजिएगा, नाम इंतजामी यूनिट हो या सूबे हो, दोनों सूरतों में ठीक मानना तो पड़ेगा। और ये नहीं है, वो मानना पड़ता है, ये वो दवाई है जिससे आपको शिफा नहीं होनी, जिससे आपको शिफा नहीं होनी, लेकिन आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, पीटीआई का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो पीटीआई ने भी बड़ा आज अहम ऐलान जो किया है, इस पर हम पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे, तब भी बात करेंगे। 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करना है उन्होंने, ये सुहेल अफरीदी साहब ने बाकायदा तौर पर जो ऐलान किया, इस पर भी हमने बात करनी है। साकिब साहब, आपकी जानिब में आऊँगा और
बात यह है कि जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, जो सहूलियात दी गई हैं बानी पीटीआई को, उसके हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट के बाद आप क्या देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट के अंदर चीज़ें दर्ज की गई हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या उससे मुतमईन हो सकेगी, और कौन से निकात हैं जिनका जवाब उसमें मौजूद ही नहीं है? हमजा साहब 3 साल हो गए हैं इमरान खान साहब को आज जेल में, और जो बुशरा बीबी की जेल है वो भी 2 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। और रिसेंट पास्ट में अगर पिछले 10-12 साल की अगर बात करें तो जो पार्टी लीडरशिप है, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज़्यादा इन्होंने जेल काटी है। इमरान खान साहब की जानिब से कभी भी 3 सालों में मेडिकल ग्राउंड पे रिहाई की दरख्वास्त दायर नहीं हुई। ये भी एक अलग फिनोमेना है, वगरना जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप इससे पहले पिछले दौर में जेलों में गई थी उनकी जानिब से मेडिकल जो है वो बुनियादों पर रिहाई की दरख्वास्तें आती रही हैं। आज जो है वो एक बड़ी अहम रिपोर्ट, क्योंकि पीटीआई की जानिब से कैद तन्हाई सबसे मुश्किल तरीन जो आप कह सकते हैं ना जो कैद है वो कैद तन्हाई है। आप किसी पर तशद्दुद करें, मैं समझता हूँ तशद्दुद से भी ज़्यादा सख्त होती है, आपके बिल्कुल अलग थलग उसको कर दें। तो ये पीटीआई की जानिब से एलेज किया गया कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। तो इस हवाले से सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने जमा करवाई है। पहले तो मैं रिपोर्ट के थोड़े से मुदरजात आपके सामने रखता हूँ, फिर बताता हूँ कि कौन सा पॉइंट वो छोड़ गए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि इमरान खान साहब का जो रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर वहाँ पे जाता है और 3 दफ़ा डॉक्टर्स चेक करते हैं, उनका खाना चेक किया जाता है, एक मुशक्ति उनके साथ है, खाना वो बनाता है, मेन्यू उनकी मर्ज़ी का है, और पैसे जो है उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है कि पीटीआई की जो उनकी फैमिली है वो पैसे उनके अकाउंट में रखवाती है, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वही खर्चे, यानी कि पार्टी खुद उनका फैमिली जो है वो खर्चा कर रही है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का। और इसके बाद ये लिखते हैं कि कैद तन्हाई का तस्वुर ख़त्म हो चुका है, कोई कैदी इस वक्त अडियाला जेल में कैद तन्हाई में नहीं है और इमरान खान साहब भी नहीं है। एक कंपाउंड है, 7 सेल हैं, उसका एक कंपाउंड है और सेल में वो एक सेल में वो उस रात को कुछ टाइम के लिए जाते हैं, बाकी दिन भर सुबह से शाम तक वो उस पूरे सेल कंपाउंड में घूम सकते हैं, एक्सरसाइज वो कर सकते हैं, कभी को मामला हो डॉक्टर को बुला लिया जाता है, कोई इमरजेंसी भी हो, विजिट भी होते हैं, अमला भी वहाँ पे मौजूद होता है, गाहे बगाहे अमले का उनके साथ इंटरेक्शन भी रहता है, तो वो और अखबार और जो किताबें हैं वो भी उनकी मर्ज़ी की उनको दी जाती हैं। तो ये ओवरऑल उन्होंने एक पिक्चर रखी कि उनको कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब जो चीज़ छोड़ी है उन्होंने वो ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि कैद तन्हाई में ठीक है आप जो कर रहे हैं ठीक है, फैमिली की आप मुलाकात नहीं करा रहे, उनके ज़ाती मुआलिजीन, उनके वकला, उनकी लीडरशिप की मुलाकात पे आपने बैन अनअनाउंस जो है वो आपने पाबंदी लगा रखी है। इसका जवाब अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के उसमें मौजूद नहीं है। सिर्फ एक उन्होंने लिखा है कि सलमान सफदर साहब को फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाकर भेजा था, उन्होंने सेल का विजिट किया था, सारी रिपोर्ट बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी, ये उन्होंने लिखा है, लेकिन मुलाकातों ना करवाने का जवाब नहीं लिखा कि मुलाकातें, उन्होंने उस टॉपिक को छेड़े ही नहीं कि मुलाकातें नहीं हो रही। तो ये मेरे ख्याल में ऐसा लूप होल है जो कल जब ये केस खुलेगा, जस्टिस खादम हुसैन सुब्रो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनके सामने जब पॉइंट आएगा तो डेफिनेटली वो ये पूछेंगे कि आपने इसका तो जवाब ही नहीं दिया कि मुलाकातें जो है वो हो रही है। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आपने रजिस्टर लेके आना है जिस रजिस्टर पे सारी ये इंदराज होता है और जो है वो मजीद भी चीज़ें उन्होंने मांगी थी, तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। अब देखना है कि सुबह अदालत जो है वो इस केस में क्या करती है, क्योंकि कैद तन्हाई वाला मामला, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना है बज़ाहिर मुझे लग रहा है, अगर यहाँ से ये रिलीफ जो है ना मिला पीटीआई को। आपको लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा अगर यहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है? तो इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, CEC मीटिंग हमें बताया गया मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, जब हमने उनसे पूछा कि अब दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया, घड़ी की टिक टिक भी हमने सुन ली और बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो ये जो मीटिंग होगी ये कब तक हो जाएगी और मुतवक्के फ़ैसला क्या है? आम तौर पर सियासी जमातों की जब इस तरह की बड़ी बैठकें होती हैं तो वसी तर कौमी मफाद आड़े आ जाता है, तो इस दफ़ा तो ऐसे कोई इम्कानात नहीं है?
सबसे पहले तो जी सिर्फ बयानबाजी जो है वो आप उसको अंडरस्टेट कर रहे हैं इशू को। एक इलेक्शन के ऊपर डाका लगा है और वो इलेक्शन पुरतशद्दुद भी था। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी का एक हमारे जो सदर मुमलकत एजेके थे उनके साथ एक कारकुन थे जिसकी शहादत हुई है। ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी मोटी एक आध पोलिंग स्टेशन पर धांधली हो, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हुआ है और सिर्फ किसी और सूबे का नहीं बल्कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम आज के दिन तो हम जब एक प्रिंसिपल पोजीशन लिए हुए हैं कि हम कश्मीर की इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस के मुताबिक उसका इशू का डिस्प्यूटेड स्टेटस को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, और जो हमारे हिस्से में जो एजेके है वहाँ पर अगर हम इस किस्म की हरकतें करें कि हम एक इलेक्शन चोरी करें तो क्या आप समझते हैं कि लोग हमें माफ़ करेंगे? तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक न सिर्फ एक कौमी या बैनुल-अक़वामी इशू है, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है, हमारी फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ इशू है। तो मुझे पता नहीं है कि PMLN क्या सोच रही थी जब उन्होंने एक इतना बड़ा एक डाका लगाया है। तो सिर्फ बाजी है, इसके दूर इसके असर होंगे। मुस्लिम लीग क्या सोच रही थी, हम इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया है कि उल्टी गिनती शुरू। सिर्फ आप ये बता दें कि आप अदम एतमाद की कोई करारदाद पेश करने जा रहे हैं, आप ऐलान करने जा रहे हैं कि हम अपोजिशन बेंचों पे बैठेंगे, या फिर आप ये कहेंगे नहीं जी जमहूरी अमल जो है इसे बस चलने दें लेकिन हम किसी बिल की हमायत नहीं करेंगे। सुना है कोई तरमीम भी आनी है, और वो तरमीम नेचुरली तौर पे अगर आप लाएंगे तो नून लीग हमायत करती है, तो फिर इसका मतलब है कि हम इकट्ठे ही हैं, और अगर नून लीग लाती है आप हमायत करते हैं, अगर उस तरमीम में कोई भी तरमीम हो सकती है, तो इस सूरत में भी आप इकट्ठे ही हैं। तो अब क्या फैसला हो गया कि वाकई टिक टिक? जी मुझे आवाज नहीं आ रही। चले मैं मुझसे पूछ लेता हूँ, आप आ रही है आवाज आपको? ठीक है, अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा ये बता दें, बिलावल साहब ने तो ऐलान कर दिया उल्टी गिनती का। अब ये उल्टी गिनती अदम एतमाद की सूरत में होगी, उल्टी गिनती हर इनकी पेश की गई तरमीम की मुखालफत की सूरत में होगी, अपोजिशन बेंचों पे बैठने की सूरत में होगी, ये तीनों में से क्या होगा? देखिए आपको मैं थोड़ी याददाश्त दिलाऊं कि इमरान खान जो पिछली सेलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पर भी इस किस्म की एरोगेंस थी, और हम बार बार यही कहते थे कि हुकूमत जब अंदर से कमज़ोर होगी तो खुद अपने बल पर खुद आके गिरेगी, और यही लग रहा है कि PMLN का भी होगा, क्योंकि झूठ के ऊपर आप इतना लंबा नहीं खड़े हो सकते। और इस वक्त तो हालात ये हैं कि आपके दो सूबों में तो लिमिटेड लेवल पर तो हम कह सकते हैं कि वहाँ एक तो दहशतगर्दी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़, और कहीं कहीं तो खाना जंगी के हालात भी हैं। और ये PMLN जो है वो सियासी क्वेश्चन जो है वो हल नहीं कर सकी है, और अब ये ऊपर से एक AJK का बहुत बड़ा क्राइसिस आया है। तो ये इस वक्त पीपल्स पार्टी ये सारे फैसले हम अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेते हैं, वहाँ क्या हमारी हिकमत अमली होगी वो तो पार्टी फैसला करेगी, इस पे मैं नहीं कह सकती। लेकिन हम लोग एट दिस स्टेज एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि जो अवाम में और बिलखुसूस AJK में जो तशवीश, जो गम और गुस्सा पाया जाता है, उसकी अक्कासी अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लोग आपके पार्टी के हेड हैं, बड़े हैं बिलावल साहब, उन्होंने कह दिया उल्टी गिनती शुरू, बगैर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास के कह दिया, तो अब तो उसको मानना होगा ना। वो उल्टी गिनती शुरू मीन्स कि वो यही बात कर रहे हैं कि जो PMLN की एक यके बाद दीगरे जो उनके बहुत इलेक्शन चोरी एक उसका पहलू है, दूसरा पहलू जो है मईशत अभी तक आपसे नहीं संभल रही, तीसरा पहलू ये है कि आपके बिल्कुल अफरा तफरी मुल्क लग रहा है कि बिखरता चला जा रहा है, आप समेट नहीं पा रहे आप इश्यूज़ को। जब ये हालात हों तो वो यही कहेंगे कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन अमली तरीके से पीपल्स पार्टी क्या करेगी वो तो हमारी क़यादत जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही वो फोरम है जो वो फैसला करेंगे
कि क्या हम नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या होंगे। ठीक, साकिब साहब। अच्छा, नफीसा शाह साहिबा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की कि जो इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात करनी है या बनाने हैं या सूबों के हवाले से बात करनी है तो उस पर बात हो सकती है, और आइन के अंदर रहकर जो भी बात करनी है वो हम बात करेंगे और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट है। मेरा ख्याल है कि वो मामला तो यकीनी तौर पे कोई सी वाला नहीं है कि वहाँ पे कोई आपने डिसीजन लेना है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस पे बड़ी क्लियर कट पोजीशन आप लोगों ने ली हुई है। तो क्या आपको लगता है कि उस फैसले में भी जो नज़रसानी पीपल्स पार्टी आगे चलकर कर सकती है या बिल्कुल भी नहीं है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कुछ हद तक तो जहाँ तक सराइकी सूबे की बात है, हमारी एक एक्सप्लिसिट पोजीशन यही है कि सराइकी सूबा इसलिए कि वहाँ के अवाम चाहते हैं। लेकिन बाकी जो आइन में रोड मैप दिया गया है, आइन में हरगिज़ ये नहीं लिखा हुआ कि इंतज़ामी यूनिट्स बाकी नहीं बन सकते, यही है। आइन में बल्दियात और गवर्नेंस के हवाले से भी रोड मैप दिए गए हैं। आइन में स्पेस भी है रिफॉर्म का। तो आइन में जो रोड मैप दिया गया है, उसके अलावा जो इस वक्त बातें हो रही हैं और फिर अजीब व गरीब किस्म के नक्शे जो है वो दिए जा रहे हैं कि जिसमें मुल्क की तोड़ फोड़ की लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बैठकर पता नहीं कि किस किस्म के नक्शे वहाँ ड्रॉ कर रहा है। इस किस्म की अजीब व गरीब चीज़ें तो पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन आइन में जो रोड मैप दिया गया है सूबे बनाने का, जिसमें वो सूबा जो है वो अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगा, वो पहला कदम है। इस वक्त सिर्फ एक सूबे की गालिबन रेजोल्यूशन जो है वो टेबल पर वो पास हो चुकी है, कई साल उसको हो गए, वो है सराइकी सूबा। इसके अलावा कोई ऐसी कहीं भी डिमांड दूसरे सूबे की नहीं है जिस पे मुश्तरका वो सूबा जो है कोई रेजोल्यूशन पास की हो। केपी ने भी किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हाँ केपी ने किया है, लेकिन उसके फिर अगले मरहले हैं ना, आपको नेशनल असेंबली में भी इस इशू को लेके आना। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो इशू गवर्नेंस का रेज हो रहा है इंतज़ामी हवाले से या गवर्नेंस हवाले से, वो सबसे अहम उसका पहलू है बल्दियात। और बल्दियात जो है वो जो 3 छोटे सूबे हैं, उन्होंने 2 राउंड्स इलेक्शंस के किए हैं। अगर इलेक्शंस नहीं की तो हमारी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है जी, अगर इलेक्शन नहीं हुए तो वो पंजाब में नहीं हुए हैं। नफीसा शाह साहिबा, बहुत आपका आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। ये वो ऐलान था जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे और सबसे ज़्यादा इंतज़ार उनके अपने कारकुन, उनके अपने वोटर्स कर रहे थे। आज जब प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, मैं वो भी पढ़ रहा था। एक शख्स ने लिखा हुआ था कि तकरीरें नहीं लायामल दो, और एक ने लिखा था आप लायामल दो या हमें देने दो। मतलब कि जो सपोर्टर्स थे वो इस तरह से उस जलसे में मौजूद थे। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहब, ऐलान हो गया 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तकरीबन अब से 2 माह बाद ये होगा। आप क्या समझते हैं, कैसा ये फैसला है? और पीटीआई के जो कारकुनान हैं, आप समझते हैं कि जो वो ये सोच रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ हमारे लीडरान की जानिब से सामने नहीं आ रही है जिसमें हम समझे कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई काम किया जाएगा, तो अब वो भी समझेंगे, उनका भी एतमाद बहाल होगा लीडरों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तारड़ साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। गुजारिश है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इन हालात के अंदर हर वो वजह मौजूद है कि वो लॉन्ग मार्च में आए और आकर अपनी जो आइनी कानूनी डिमांड्स हैं वो हुकूमत वक्त के सामने रखें। देखें, पिछले काफ़ी अरसे से आइनी कानूनी बुनियादी इंसानी हकूक निगेट किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को, जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही, इसके अंदर कोई शक नहीं। ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि हम कहते हैं हमारे केसेस को सुन लिया जाए, हमारे केसेस नहीं लगाए जाते।
हम कहते हैं कि इमरान खान की अपील्स को सुन लिया जाए, नहीं सुने जाते। हम कहते हैं कि इमरान खान के लॉयर्स को उनकी एक्सेस दे दी जाए, आर्टिकल 10A की डिमांड है, हमें नहीं की जाती। इमरान खान साहब की आंख जाया कर दी इन्होंने 85%। हम कहते हैं उनके जाती मुआलजीन को उनको मिलने दिया जाए, नहीं दिया जाता। हम कहते हैं कि उनको पिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है शिफ्ट करके वहाँ पे उनका इलाज करवाया जाए, शिफा हॉस्पिटल के अंदर, मादरत खाऊं मैं, लेकिन नहीं किया जाता। यहाँ पे कारकुनान के ऊपर जो हमारे असीरान कोट लखपत के हैं वो पिछले 4-4 साल के बैठे हुए हैं, वहाँ पे नाहक बैठे हुए हैं, 80-80 साल उनकी उम्रें हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को देखिए, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके साथ जो हमराई मुल्ज़मान थे उन सब की जमानतें हो गई, वो सारे या तो अपनी सजा सस्पेंड करवा के आ गए या जो है वो हमराई मुल्ज़मान सेम एविडेंस के ऊपर एक्विट हो गए, लेकिन इनको नहीं छोड़ा जा रहा। शाह महमूद कुरैशी हर केस के अंदर एक्विट हैं, लेकिन उनको पाबंदे सलासिल किया हुआ है, सिर्फ एक ही बुनियादी वजह कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इन हालात के अंदर जब आपके मुल्क के बहुत बड़े वजीर जो मोस्ट पावरफुल वजारत इस वक्त लेकर बैठे हैं, वो ये कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम कोलैप्स कर गया, इससे मुराद क्या है उनकी? इससे मुराद ये है कि आईने पाकिस्तान के अंदर जितने इदारे थे, जितने इदारे, बैरिस्टर साहब ये सारी चीज़ें हो गई। बैरिस्टर साहब ये सारी गुफ्तगू वो है जो 4 दिन से आप लोग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, 27 सितंबर आप लोगों ने डेट दी है, अगस्त की 5 तारीख है, यानी आप 27 सितंबर तक अपने कायद को कैद तन्हाई में, अपने कायद को बीमारी में, जो आपका दावा है आप कहते हैं छोड़े, ये इतनी लंबी तारीख देने की, ये तो तारीख ही दे दी ना आपने, कि ना तारीख आपने, मेरा ख्याल इतनी लंबी तारीख इस दे दी है कि उस तारीख तक आप ही कुछ हो जाए तो ठीक है। इतनी लंबी तारीख। देखिए राणा साहब, कुछ ग्राउंड रियलिटीज को भी सामने रखना पड़ेगा। हमने आज जो सोहेल, मैं अर्ज करता हूँ, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जी ग्राउंड रियलिटीज हैं कुछ, और सोहेल खान अफरीदी ने उनका बिलाशुबा जिक्र किया। उन्होंने कहा 27 सितंबर है, अगर 27 सितंबर तक आप हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं देते, आप हमें इंडिपेंडेंट फोरम नहीं देते टू गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स, अगर आप हमें इमरान खान की जो है सेहत के हवाले से मुतमईन नहीं करते, उनकी फैमिली को नहीं मिलाते, ये सारे मामला हमने सामने रखकर, लेजिटिमेट डिमांड्स हैं, कानूनी डिमांड्स हैं, आईनी डिमांड्स हैं, और अगर ये नहीं मानी जाती उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। देखें, कुछ चीजें इस तरह की हैं, पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारी इकोनॉमी इस वक्त बिल्कुल, हम लोग शायद इकोनॉमिकली 27 तारीख तक हम टाइगर बन जाएंगे, 27 तारीख तक हमारी इकोनॉमी जो है वो खड़ी हो जाएगी, तो हम बिल्कुल, हम कहते हैं बेहतरीन है। बिल्कुल राणा साहब, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो चीजें पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इनको और ज्यादा खराबी की तरफ ना लेकर जाया जाए। हुकूमत वक्त को एक मौका दिया जाए, यहाँ के अकाबरीन को एक मौका दिया जाए, जो पावरफुल लोग हैं उनको एक मौका दिया जाए कि वो इस सारी चीज को संभाल लें, हमारे साथ बैठ के बात कर लें, बात करके चीजों के हल निकलते हैं। हम सियासी लोग हैं, हम सड़कों पे पुरअमन तरीके से आना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं साथ ईरान का बॉर्डर आपका जो है, बताइएगा सर कि वहाँ पे ये जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, एक केस कल लगा हुआ है कैद तन्हाई वाला, एक मेडिकल जो उनको शिफा हॉस्पिटल मुंतकीब सुप्रीम कोर्ट में अगले 8-10 दिन में लगना है, एक मुलाकातों वाला भी सुप्रीम कोर्ट में लगना है, कोई ना कोई हाल निकलना है। फ़र्ज़ करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि इन तीनों केसेस में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है, चीज़ें चल पड़ती हैं, तो फिर 27 सितंबर फिर भी रहेगा, कुछ सेकंड ऑप्शन आएगा? या क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं होता तो फिर 27 सितंबर को हम आ रहे हैं। देखिए साकिब साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, और गुजारिश ये है कि जो हमने अगर के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, आज पाकिस्तान जो है और जो हमारे मामलात हैं, ये आईने पाकिस्तान के ताबे होकर चलना शुरू कर दें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। हमने तो आज भी कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इमरान खान की रिहाई भीख में नहीं चाहिए, अदालतों को इंसाफ करने दें। यहाँ पे जो मीडिया को एक जो है वो आपने उसके ऊपर कदगन लगाई, उसको आज़ाद कर दें। यहाँ पे आइन के ताबे जितने मामलात हैं उनको आइन के मुताबिक चलने दें। आइन ये कहता है पार्लियामान सुप्रीम है, हाइब्रिड रजीम का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो फिर पार्लियामान के अंदर इन सारे मामलात को डिस्कस करने दें, प्राइम मिनिस्टर को आज़ाद होने दें,
प्राइम मिनिस्टर ये ना कहे कि मैं पूछ के बताऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जो है, जो विल ऑफ पीपल है, उनके मुताबिक चले। और उसके बाद साथ बात है फॉर्म 47 की, जो हम नहीं कह रहे, जो आज जो इनके अपने कोalition पार्टनर्स है वो कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब, ये सारी चीजें तो वही राणा साहब वाली बात है, 27 सितंबर तक ये सारी चीजें ठीक तो होने वाली नहीं है। जो स्टेटस को है चलना तो मामलात में उसी तरह ही है, लेकिन सवाल ये है कि यानी अगर हुकूमत एक आधी बात आपकी मान लेती है तो ये 27 सितंबर वाली जो तारीख है ये भी खटाई में पड़ सकती है या आगे जा सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, हमारा वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 करोड़ 70 लाख वोट लिया है। सबसे बड़ी सियासी जमात है इस वक्त पाकिस्तान की। आज आपने वर्कर का सेंटिमेंट खुद बता दिया। आज तबल तो बज गया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर, कराची के अंदर, पूरे पेशावर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर आज वर्कर सड़कों पे था। आज फिर वही टीयर गैस थी, आज फिर वही तशद्दुद था, आज फिर वही पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां थी। लेकिन अब जो है मामला अगर हुकूमत ने सीरियसली ना लिया तो 27 को फिर हम सड़कों पे होंगे, पुरअमन तरीके से होंगे। और जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, आज आपने देखा कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या करें। तो क्या आवाज थी पूरी अवाम की उस जलसागाह के अंदर, आपने खुद सुनी है। लोग किस साइड पे चल पड़े हैं। अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है असम्बली में तो तहरीक इंसाफ उसमें साथ देगी। देखिए, हम इस मामले में बड़े क्लियर हैं। हम बार बार ये पिछले कुछ अरसे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिलफॉर गवर्नमेंट की जो बस है उसमें से उतर के आए। मैंने कहा, मैं यही कहने लगा हूँ, मेरा कहना है अगर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो तहरीक इंसाफ उसमें साथ देगी। बस एक सिंपल सा एक राणा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अदम एतमाद वाली सूरत हाल बनेगी तो हमारी एक बैठक तो होगी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अगर जो नजरिया इमरान खान का है, जिसके अंदर इंसाफ सबसे पहले है, आइन और कानून की बालादस्ती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अगर इन सारे मामलात के ऊपर हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय हो जाएंगे तो बिल्कुल बैठेंगे इस मुल्क के वसीत और ठीक है। वैसे साहब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।